हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज की विशेष पेशकश द टॉक शो। आज इस शो में हमारे मेहमान हैं एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी जी। सर, आपका बहुत स्वागत हमारे इस टॉक शो में। और जैसा कि हम बातचीत करते हैं अपने टॉक शो में उस अधिकारी से जिसने इस मुकाम को पाया है, तो आप एसडीएम बालाघाट की कुर्सी संभाल रहे हैं। और शुरुआत से शुरू करें तो कहाँ आपका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और इस पोस्ट को संभालने तक का सफर कैसा रहा? माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। मूल रूप से कवर्धा छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरा ननिहाल रायपुर का रहा है। 73 का मेरा बर्थ है। प्राइमरी एजुकेशन मेरी कवर्धा में हुई। 12th में मैं कॉमर्स में मैंने एमपी टॉप किया था मेरिट लिस्ट में। उसके बाद मैं बीकॉम दुर्गा कॉलेज रायपुर से किया। मैं एमए इकोनॉमिक्स में हूँ। और उसके बाद फिर लगभग 3 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब किया था पोस्टल डिपार्टमेंट में। SBCO होता है, सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑडिटर के बतौर मैंने काम किया। फिर मैंने PSC फाइट की और नायब तहसीलदार के रूप में मैं 2003 में सेलेक्ट हुआ। तब से ये सफ़र मेरा प्रशासनिक सेवा में चल रहा है। तो PSC फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर की या जी प्रयास? बिल्कुल। मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर ली थी माधुरी। तो कॉमर्स टॉपर और फिर PSC की तरफ रुझान, तो ये कैसा रहा ये सफर? देखिए, ऐसा है कि चूंकि कॉमर्स मेरा प्री विषय रहा है। 11th में मैंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट में लिया। 12th में मैं मेरिट में आया। बीकॉम भी करता था और साथ में इसमें मैं अपने जो कवर्धा में छोटी मोटी ट्यूशन क्लासेस भी चलाता था। क्योंकि इससे ट्यूशन क्लासेस से एक बड़ा एक अच्छा फायदा होता है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। उसी दौरान फिर जब मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में रहा, पोस्टल डिपार्टमेंट में भारत सरकार के साथ काम करने का भी एक अच्छा अनुभव रहा। लेकिन चूंकि प्रशासनिक दक्षता और बाकी सब चीज़ों का अगर आपको अनुभव करना है तो किसी न किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आना पड़ता है। इसलिए मेरा मन हुआ कि अब PSC दी जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 2003 में एज अ नायब तहसीलदार मैं सेलेक्ट हुआ था। नायब तहसीलदार के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी अनुविभागीय अधिकारी तक पहुंचना, इसके भी अपनी चुनौतियां होती हैं। तो अब शुरुआत से हम अगर बात करें तो किस तरह आप तैयारी किया करते थे? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो युवा दर्शक हैं वो अभी प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो वो दौर कैसा रहा? देखिए, वो दौर ऐसा था कि जिस समय हमारे पास इंटरनेट की बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं थी। मैनुअली हम लोग को अपने नोट्स बनाने पड़ते थे। और जिन भी ऐसे सफल व्यक्तियों से मैं बात करता था तो मुझे लगता था कि आपके की पॉइंट है कि आपके खुद के नोट्स तैयार हों, आपके थॉट्स आपके पेपर में आने चाहिए, तभी आप नई चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे बहुत सारे नोट्स बनाए थे। अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़ना, साथ ही जितने भी पेपर कटिंग होती थी या न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती थी उसको डेली पढ़ना और की पॉइंट्स को नोट करना। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिमार्केबल होती है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? क्या परिवार में पहले भी कोई प्रशासनिक सेवा में था जिनको देखकर आपको लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं अपने परिवार में एकमात्र प्रशासनिक सेवा में आया हुआ व्यक्ति हूँ। बाकी तो सब बिजनेस में हैं। जनरली सभी का व्यवसाय है। मैं खुद भी 2 साल लगभग व्यवसाय की एक राह पे चल पड़ा था। लेकिन फिर एक प्रारब्ध रहता है कि आपको प्रशासनिक सेवा में ही आना है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है लगभग 1997 में। तो उसके बाद मैं प्रशासनिक सेवा में आ गया। मतलब व्यवसायी से आप अधिकारी बन गए और इस बीच परिवार जो था इन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया। और हम आपको दर्शकों को एक बात और बता दें, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमने उस बात पर भी हम बात जरूर करेंगे। हमने सर के घर को भी देखा है जहाँ पे आप रहते हैं, शासकीय निवास है, लेकिन घर के बाहर बहुत सुंदर चित्रकला बनी हुई है, पारंपरिक चित्रकलाएं दीवारों पर दिखती हैं। तो ये इसका श्रेय किससे जाता है? देखिए, वो पूरा श्रेय तो मेरी धर्मपत्नी राधिका को जाता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग बिलोंग करते हैं राजस्थान को। राजस्थान एक बहुत वाइब्रेंट प्रदेश है जहाँ अलग अलग प्रकार की कलाएं होती है। मध्य प्रदेश में भी बहुत अग्रणी हैं। क्योंकि मैं लगभग ये 6वां जिला है जहाँ पर मैं भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सॉरी।
तो हमने अलग अलग जिलों में देखा है, जो आपके लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है। वही हम लोगों के दिमाग में रहा कि यहाँ लोकल जो एक गोंडी आर्ट है वो उसको हम अपने बंगले की दीवारों पर हमने करने की कोशिश की। साथ ही जो मधुबनी प्रिंट है, जो मधुबनी पेंटिंग होती है, उसके माध्यम से श्री कृष्ण जी का एक चरित्र हम अपने घर पे सजाने का प्रयास किए। आपके दफ्तर के बाहर भी चित्रकला है? देखिए, मुझे लगता है कि सूनी दीवारें और सूने पेपर ये बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। आपको अपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अभिव्यक्त करना चाहिए कि जिसमें आपकी कला दिखे। और मुझे लगता है कि शासकीय जो आवास है, शासकीय जो कार्यालय हैं, उनमें भी अगर हम इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो आने वाले को बड़ा अच्छा फील होता है और साथ ही वहाँ का माहौल, वातावरण भी बहुत पॉजिटिव है। शासकीय सेवा में रहने के दौरान जब आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं और एसडीएम बालाघाट का पद संभाल रहे हैं, कई तरह की चुनौतियां होती हैं, एक मानसिक दबाव भी होता है। ऐसे में कला को जीवित रखना, चूंकि आपने 6 अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं, ये कितना मैनेजेबल होता है? किस तरह प्रबंध कर पाते हैं अपने मस्तिष्क में इन सब चीज़ों का? देखिए, जीवन चूंकि आपको जीना है, आपका जीवन कैसे आप जीना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना होता है। समय का प्रबंधन हो जाता है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। प्रायोरिटीज आपको फिक्स करनी पड़ती है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको कम से कम अपने शरीर को 2 घंटे 1 घंटे देना चाहिए। आपका मेडिटेशन हो, योग हो, जिससे आपकी मानसिक शक्ति अच्छी विकसित हो, थोड़ा सा विजन आपका अच्छा हो, फिर आप दूसरे रूटीन के काम कर सकते हैं। तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। सुबह कोशिश करता हूँ एक निश्चित समय पर उठने की कोशिश हो जाए। साथ ही सुबह साइकिलिंग या फिर वॉक या रनिंग, इसके अलावा प्रकृति के साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। और साथ ही योगा और फिटनेस फ्रीक होने के कारण थोड़ी सी एक्टिविटीज करता रहता हूँ, यही थोड़ा सा मैनेजेबल होता है। हमने विभिन्न मंचों पर भी आपको सुना है एसडीएम साहब, और आप युवाओं को बहुत अच्छे से संदेश भी देते हैं कि उन्हें किस तरह अपने जीवन की दशा और दिशा सुधारनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि युवा में आज फैसिलिटीज तो बहुत है, किताबों की जगह इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चाह है, जुनून है, जो जज्बा है, इसमें कमी नजर आती है। तो किस तरह दिग्भ्रमित होने से बचें युवा? देखिए, मुझे लगता है कि एकाग्रता एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आप फोकस करते हो किसी भी एक पॉइंट में, तो आपको अपनी चीज़ें स्मूथ करने में भी बहुत सुविधा मिलती है। साथ ही आप अपने गोल को भी अचीव कर पाते हैं। आज का युवा, जहाँ तक आप देखें कि चूंकि अब बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसमें आप हर 30 सेकंड में आपका विजन बदलता जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता को कम करते हैं। मुझे लगता है युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश ये है कि आप उन चीज़ों को एक निश्चित समय दे के ख़त्म कर दें। बाकी का समय आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत एकाग्र होकर अगर आप कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सफलता आपसे कहीं दूर रहेगी। एक अधिकारी से बहुत उम्मीदें भी होती है जनसामान्य की, और आप जिस कुर्सी को संभाल रहे हैं, सीधे आप जनता से इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे तारीफें भी मिलती हैं कई बार, और बहुत सारी आलोचनाएं भी मिलती हैं। तो तारीफें तो व्यक्ति हंस के स्वीकार करता है, आलोचनाओं को किस तरह से स्वीकार कर पाते हैं आप, और उसके बाद क्या सोचते हैं, मनोभाव क्या होता है? देखिए, मुझे लगता है कि आलोचनाएं मेरा फीडबैक है, और वो फीडबैक हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, और मैं उसको लेता भी हूँ। चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष की तरफ से हो, या अन्य जन सामान्य की तरफ से, अगर वो मेरे ऑफिस के प्रति, मेरे व्यवहार के प्रति या हमारी सेवाओं के प्रति अगर आता है, तो उसको बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। क्योंकि जब आप उन आलोचनाओं को, उन निगेटिव चीज़ों को सुनते हैं, तो आप अपनी सेवाओं में सुधार का प्रयास करते हैं, और वही आपका एक परम धर्म होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम शासकीय सेवा में आए हैं, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम भारत की सेवा करेंगे, इस देश की, इस प्रदेश की और इन देशवासियों की सेवा करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो करने में हमको किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। ये जो कार्यक्षेत्र है आपका बहुत बिजी रहने वाला है, ऐसे में परिवार के साथ समय किस तरह बिता पाते हैं? आपके शौक क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, परिवार के साथ तो समय निकाल के ही बिताना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि जिस समय आप वेकेशन में रह सकें।
क्योंकि प्रशासनिक रूप से 30 त्यौहार, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटोकॉल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समय को देख के नहीं आती। तो कोशिश करते हैं कि समय के साथ जो भी परिवार के लिए एक अच्छा समय हो हम उनके साथ बिता लें। शौक में बतौर मैं पुस्तकें पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, गार्डनिंग का शौक़ है, थोड़ा प्रकृति को देखने का शौक़ है, कुछ फोटोग्राफी करने का भी शौक़ है। तो ये चीज़ें जब भी समय मिलता है मैं करता हूँ। साथ में मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन व्यक्तियों ने या जो भी व्यक्ति ऐसी फिल्में बनाते हैं, आप उनके विज़न को देखिए, उनकी मेहनत को देखिए। भले वो 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म हो, लेकिन उनने 3 साल 2 साल या हो सकता है उससे ज़्यादा समय बिताया हो और रात रात भर रह के उन्होंने उन चीज़ों को क्रिएट किया हो। तो मुझे लगता है कि कलात्मकता अगर आपको देखनी है तो वैसा थोड़ी सी सोच आपको रखनी पड़ेगी। समय के साथ व्यक्ति की सोच और परिष्कृत होते जाती है। एक कॉमर्स टॉपर लड़का पीएससी क्लियर करता है पहली ही बार में और विभिन्न पदों को विभिन्न जिलों में संभालता है। अपने आप को किस तरह परिष्कृत होता पाया आपने? सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊंगा कि मैं अगर छात्र जीवन से लेके चलूं और उसके बाद परिवार और परिवार के बाद प्रशासनिक सेवा में आना, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये आ गई कि मुझे अपने दायित्वों को थोड़ा सा देख के अपनी चीज़ें करनी होती है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अधिकार तो मुझे प्राप्त है वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है उसको मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि लोगों की नज़रें उन चीज़ों में रहती है। दूसरा, मॉरल वैल्यूज़, चूँकि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी मॉरल वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को आप एक कोई संदेश दें तो बहुत पॉजिटिव वे में वो आपसे लें। तीसरा ये होता है कि आपका व्यवहार, मुझे लगता है कि जब हम लोग प्रशासनिक सेवा में रहते हैं तो हमको बहुत सौम्य, सरल और बहुत प्रोएक्टिव व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है वो किसी न किसी तकलीफ से मेरे पास आ रहा है। तो मुझे उसके साथ उतने ही संवेदनशील होके, शासन की योजनाओं के अनुसार होकर के, हो सकता है कई बार वो पात्र ना हो, लेकिन हो भी सकता है कि वो किसी दूसरी योजना में पात्र होता हो। तो मुझे लगता है कि हमको उन दिशाओं में भी सोचना चाहिए। तो एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छा इंसान बनने के लिए थोड़ी बहुत जो मैं मेहनत कर पाता हूँ उसी का एक परिणाम होता है कि लोग थोड़े से जुड़ जाते हैं और अच्छी बातचीत हो जाती है। 12 अप्रैल 2023 से आप सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं बालाघाट में, तो एक अच्छा खासा टाइम हो गया यहाँ पर बिताया आपको। बालाघाट को किस तरह महसूस किया आपने? क्या पाते हैं बालाघाट जिले के लिए? देखिए, बालाघाट में मुझे लगता है प्रकृति बहुत अच्छा स्पंदन करती है। दूसरा ये है कि लोग यहाँ बहुत प्योर, मतलब जिनमें किसी प्रकार की दुर्भावना या किसी प्रकार के द्वेष या किसी चीज़ों को मैंने यहाँ अनुभव नहीं किया। उसका कारण ये रहता है कि प्राकृतिक रूप से आप बहुत समृद्ध हैं, आप खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं, आप अपने रूटीन के काम में लगे हुए हैं, तो ये सब भावनाएं आपके अंदर नहीं आती। साथ ही यहाँ खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति और खासकर महिलाओं और लड़कियों के प्रति लोगों का इतना सकारात्मक सोच है, ये वाकई में बहुत रिमार्केबल है। जैसे हम अगर आज देखें तो हमारा जेंडर रेशियो 1029 है, मतलब प्रति 1000 पुरुष के पीछे 1029 महिलाएं हैं। ये वाकई में हमारे पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हम महिलाओं को इतना आगे सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा जितनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में देखता हूँ, बच्चियाँ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाती है। तो बालाघाट के लिए एक बहुत गौरव की बात है। साथ ही यहाँ शिक्षा के प्रति भी मैंने देखा, चूँकि यहाँ 3 विकासखंड ऐसे हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, वहाँ से भी जो बच्चे आते हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं। साथ ही कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो पास करते हैं। तो बालाघाट जैसे ज़िले में जहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े दुर्गम हैं, वहाँ के बच्चे अगर शिक्षा, खेल और दूसरे विधाओं में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये वाकई में इस मिट्टी की और इस पूरी प्राकृतिक भूमि की ही देन है।
आप जनता से सीधे संवाद करते हैं, काफ़ी लंबे समय से इस सेवा से जुड़े हुए हैं। कोई वाकया याद आता हो, आपने यहाँ ट्राइबल्स के साथ भी काम किया है सर, तो कुछ ऐसा वाकया याद आता हो कि जनता में से कोई एक व्यक्ति आया हो और आपको खुद घर जाकर संतुष्टि हुई हो कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया? देखिए, ऐसे तो आते रहते हैं माधुरी वाकये, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैं जब मंडला में था उस समय एज अ नायब तहसीलदार था, और चूँकि मंडला में मेरे पास जो क्षेत्र रहा है मोहगांव वाला, वो भी ट्राइबल बेल्ट था और माँ नर्मदा जी का तट था। वहाँ पर सिंगनपुरी जो गांव है, वहाँ के कुछ निवासियों का एक काम कई सालों से अटका पड़ा था, और वो रोज तहसील आते थे, बैठे रहते थे, काम हुआ नहीं हुआ, पेशी ली और चले गए। एक बार मुझे ध्यान आया कि ये लोग जहाँ से आते मुझे वहाँ जाना चाहिए। जब मैं उनके साथ उनके गांव पहुँचा तो मुझे लगा कि 8 या 9 किलोमीटर आपको बड़े दुर्गम रास्तों से जाना पड़ता है, और वो व्यक्ति अगर आपके पास पेशी में आ रहे हैं तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। तो पूरी एक टीम हम वहाँ ले गए, हम लोगों ने सीमांकन कराया, उनका नामांतरण बंटवारा, जो भी एक प्रक्रिया थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कराई, और जिस दिन उसको ऋण पुस्तिका दी उस दिन मुझे लगा कि नहीं, एक काम हमने अच्छा कर दिया कि इन लोगों को अब वो एक छोटे से काम के लिए तहसील नहीं आना पड़ेगा। तो इसी भावना को लेके मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम जनता तक पहुँचे, जनता हमारे यहाँ है, बनिस्बत इसके हम जनता तक पहुँचे तो उसमें काम की एक गति भी अच्छी मिलती है, साथ ही हमारे प्रशासन का एक संवेदनशील चेहरा भी जनता के सामने आता है। बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया, इस बात को आपने बहुत अच्छे से बताया कि वास्तव में एक अधिकारी चाहे तो जनता तक सीधी पहुंच अपनी बरकरार रख सकता है। एक अधिकारी की जो पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, एक रुतबा चलता है साथ में, ये हर व्यक्ति देख सकता है आसानी से। हम यहाँ पर वो आपसे पूछना चाहेंगे जब आपको लगता है कि काश मैं ये कर पाता, जहाँ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, व्यक्तिगत इच्छाओं को, मन तो करता होगा कि कभी परिवार के साथ जाएं जैसे बाकी आम इंसान एंजॉय करते हैं, तो एक अधिकारी की क्या मजबूरियाँ होती हैं? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोगों के साथ में लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटोकॉल, बहुत सारे शासकीय योजनाओं को क्रियान्वयन करना या अन्य किसी प्रकार की परिस्थितियां होती है जिसमें हमारा पर्सनल अपीयरेंस या प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसी स्थितियों में हम कई बार अपने पारिवारिक दायित्वों को थोड़ा सा कम निभा पाते हैं या पारिवारिक कार्यक्रमों में कम हम उपलब्ध हो पाते हैं, और शायद इसीलिए परिवार थोड़ा सा हमसे वो लगा रहता है कि नाराज़ रहता है कि आप लोग आ नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पहला दायित्व है कि जिस सेवा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, अगर वो मैं परफॉर्म कर पाऊँ तो वो एक हम लोग के लिए संतुष्टि का विषय होता है, और वो अगर संतुष्टि आपको मिल जाती है तो परिवार के जो क्षण है वो हम कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। जी, इस कुर्सी को संभालते हुए जीवन का क्या ध्येय निर्धारित करते हैं आप? एक लंबा प्रशासनिक सफर रहेगा आगे भी आपका, अलग अलग जगहों पर आप सेवाएं देंगे, एक मुख्य ध्येय क्या होता है जहन में? जनता से जितना अच्छा जुड़ाव हो सके माधुरी, मुझे लगता है कि हम प्रजातंत्र में अगर उस चीज़ को स्थापित कर पाए कि जब जनता बहुत कॉन्फिडेंस के बतौर हमसे अपनी कोई बात शेयर कर पाए, हमसे अपनी चीज़ें बता पाए, प्रशासन पर विश्वास एक अच्छा व्यक्त कर पाए, वो एक हमारी बहुत अहम हमारा पड़ाव होगा। और बतौर अधिकारी मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप जनता से संवाद करें तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी कभी कोई रुष्टता हो या कभी कहीं अगर कोई वो बोलते हों तो हम उसको अदरवाइज ले लें। मुझे लगता है कि उनका दुख है कि अगर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अगर कोई समय लग रहा है, उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो हमको उतनी संवेदना से उनके साथ जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है कि कुछ एक समय के बाद वो समझ भी जाते हैं। तो बतौर अधिकारी तो मैं केवल यही चाहता हूँ कि जनता से एक अच्छा जुड़ाव रहे,
जितना उनसे जुड़े रहेंगे, अपनी बातें करते रहेंगे, लोगों का काम होता रहेगा और मुझे लगता है कि प्रशासन का भी एक ये ध्येय है। जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका बहुत अहम कार्य है और कई बार ऐसी अराजक स्थितियां भी बन जाती हैं जहां पर बहुत अलगाव हमें देखने को मिलता है और समाज धीरे धीरे जिस तरफ आगे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अलगाववादी सोच जो है वो पनप रही है। ऐसे में हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह वो अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करें? देखिए, जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं या अगर कुछ वर्गों के बीच में द्वेष भावना की बात कर रही हैं तो मुझे लगता है वो उनका प्रतिशत बहुत कम है। क्योंकि हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि हम निरंतर जनता से जब संवाद करते रहते हैं तो जो व्यक्ति अगर ऐसे कुछ चेहरे आते हैं जो किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर पाते हैं तो वो संबंधित हमारे जो धर्म के लोग हैं या हमारे वर्ग के लोग हैं वही उनको आइडेंटिफाई करके अलग एक किनारे कर देते हैं। केवल हम लोग को ये करना होता है कि बतौर प्रशासन हम लोग वहां मुस्तैद खड़े रहें। कोई भी अगर विपरीत परिस्थितियां हो, कठोर से कठोर अगर हम कार्रवाई कर देंगे तो बड़ा एक संदेश जाता है कि आपका प्रशासन वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर के समय खड़ा है तो वो देश की जनता के और उनके हित के लिए खड़ा है। साथ ही लगातार अगर हम संवाद करते रहें सभी वर्गों के साथ, उनके हर त्योहारों पे या उनके कार्यक्रमों में हम शामिल होते हैं, उनके रीति रिवाजों से जब हम अवगत होते हैं तो उनका और पूरे समाज का एक विश्वास प्रशासन की तरफ आता है और मुझे लगता है वही एक हमारी पूंजी होती है कि जब कभी लॉ एंड ऑर्डर हो और अगर हम किसी एक समाज के व्यक्ति से, किसी एक वर्ग के व्यक्ति से जब हम सीधी बात करते हैं तो वो उतना ही पॉजिटिव होकर हमको रिस्पांस देता है और वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आगे नहीं बढ़ पाती और हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जी, अब आखिरी सवाल की तरफ मैं जा रही हूँ और वो ये कि हमारे तमाम दर्शकों को, विशेष तौर पर उन दोस्तों को, युवा साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी ही तरह प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? कुछ अभावों में भी कुछ लोग तैयारियां कर रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा तो पहला ये रहता है संदेश कि अपने माता पिता और अपने गुरु, ये दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आप पे बहुत विश्वास करते हैं और आपके जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं। तो हमेशा आप उनके साथ बहुत ईमानदार रहें। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने या किसी भी उसमें, तो अपने माता पिता के विश्वास को हमेशा बनाए रखें। अभाव हमेशा आपका बना रहेगा क्योंकि व्यक्ति हमेशा संभावनाओं से भरा होता है, तो जितनी संभावना रहती है अभाव भी उतने बनते हैं, तो वो बना रहेगा। साथ में ऐसा है कि आप निरंतर अपना नॉलेज अपडेट करते रहिए। जितना आप अपडेट रहेंगे उतनी आपकी चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इस टॉक शो का आप हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना थर्ड आई न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद माधुरी। मैं भी अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे थर्ड आइज जो ग्रुप है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही मैं आपसे ये भी एक अपेक्षा करूंगा कि जो आप चीज़ें बाहर दुनिया में या जहां आपको लगता है कि थोड़ी सी निगेटिव वाली है या जिसमें नकारात्मकता है, जिसमें प्रशासन का सहयोग हो सकता है, कृपया हम लोग को अवगत कराने का कष्ट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को जब हम लोग निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करते हैं तो वो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। साथ ही बतौर प्रशासनिक अधिकारी हम लोग के लिए बहुत एक अच्छा उपलब्धि होगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दें दर्शकों, ये था द टॉक शो जिसमें आज हमारे मेहमान थे एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी जी। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, इसके लिए आपको देखना होगा थर्ड आई न्यूज़ पर हमारा शो द टॉक शो। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।